तो कैसे हो भाइयों सब और उनकी बहनों। अक्की फ्रॉम कैमरे द पीछे। तो आज की बात करें तो भाई पहले सुन लेना। मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ ये प्रॉपर एक प्रैक्टिकली मिस्टेक कह सकते हो, या कोई रोना धोना नहीं होएगा, या मैं कोई रोना धोना नहीं करूँगा क्या भाई मैंने ड्रॉप लिया, मेरा ड्रॉप में कम मार्क्स रहे, मैंने क्या गलती करी। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गलतियाँ होंगी और ऑब्वियस सी बात है ये गलतियाँ हर एस्पिरेंट से किसी न किसी टाइम पे होती है। ठीक है। और जो ये गलतियाँ हैं मैंने इनको नोट डाउन कर रखा है। और अगर तुम्हें लगे कि भाई ये हाँ प्रैक्टिकली ये गलतियाँ होती हैं और इन सब छोटी छोटी गलतियों से तुम्हारे जो प्रिपरेशन का जो हाल होता है बहुत बुरा होता है और तुम्हारा सिलेक्शन भी रुक जाता है काइंड ऑफ इन्हीं गलतियों की वजह से, तो मैं ये गलतियाँ तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। और मैं बाकी बाकी लोगों की तरह भी मैं अपनी एक वीडियो डाल सकता था रोने वाली, क्या कहते हैं कि मैंने भी ड्रॉप लिया बट मेरा ड्रॉप में कुछ हुआ नहीं। और फिर वही है ना, क्या कहते हैं कि रोने धोने से कुछ काम नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो बस ये था कि मैं तुम जितने भी ट्वेल्थीज़ हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं और जितने भी अब ईयर 2026 में ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए मैं एक मिस्टेक लिस्ट टाइप की बना दे रहा हूँ। और भाई जिससे भी, और ये मिस्टेक लिस्ट प्रेफरली उनको दी जाएगी जो थोड़े से मतलब एवरेज टाइप के स्टूडेंट हैं, जिनके ना ही इतने ज़्यादा ट्वेल्थ में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं ना बोर्ड्स में। ठीक है। और थोड़े जो एवरेज से स्टूडेंट हैं जो जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है। तो मैंने उनके लिए ही बनाई है। तो पहली बात करें भाई मेरे छोटे भाई बहन ट्वेल्थीज़ के लिए, तो ट्वेल्थीज़ के लिए जो है वो मिस्टेक, पहली तो मिस्टेक ये सारी ये मैंने चार पाँच, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखो, मैंने ये करीब करीब चार पाँच के करीब मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, अपने ये जिस कोचिंग या इंस्टीट्यूट में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है उसे रिगरसली फॉलो करो। मीन्स मतलब ये क्या, वो जो कहता है वो करा करो। क्योंकि भाई देखो जितनी तुम्हारी एज है ना उतना उस बंदे ने पढ़ा पढ़ा के बच्चों को पढ़ा दिया है। तो जितनी तुम एज है और जितना तुम अपनी स्ट्रेटजीज़ लगाओगे, क्या ये टीचर ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ाता है, हाँ वो बात ठीक है, क्या अलग अलग ग्रेस्पिंग पावर होती है, अलग टीचर से वाइब मैच होती है। जिस टीचर से भी अगर तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती है तो टीचर चेंज कर लो, बट उस टीचर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि वो टीचर गलत पढ़ाता है या बुरा पढ़ाता है। तो जो भी अगर टीचर पढ़ाता है या जो भी बताता है, चाहे लाइफ से रिलेटेड, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड, चाहे तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी चीज़ बताता है वो फॉलो करा करो। एट सेकेंड थिंग है, दूसरी पॉइंट है ये, रिवीजन ज़रूर करनी है। पहली बात तो ये देखो, ज़्यादातर मोस्टली एस्पिरेंट्स जितने भी हैं और अब तक मैंने जितना देखा है, मैंने बस यही सुना है क्या, रिवीजन ही की है सक्सेस का। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिवीजन नहीं करोगे तुम्हारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितने भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट देख रहे हैं, बोर्ड्स को अगर तुम देखना चाहोगे तो अब तो बोर्ड्स का भी लेवल बहुत ऊंचा हो गया है। फिज़िक्स ने तो मतलब इस साल बच्चों की कर ही रखी है, लगाई रखी है लंका। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम बाई चांस अगर जेई की प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो प्लीज़ अपने ट्वेल्थ वाले सेशन के अंदर कम से कम नहीं तो हर एक चैप्टर को 2 बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता तो उसका मेन, मैं अगर रिवीजन का अगर मैं अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी बताऊं कि तुम्हें रिवीजन करने में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि तुम पढ़ते हो लॉन्ग नोट से, लॉन्ग नोट्स को वापस रिविज़िट करने में लगता है टाइम। इसकी वजह से आता है आलस और फिर वो रिवीजन हो नहीं पाती है। और जब तुम क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो तुमसे क्वेश्चन भी बनते हैं क्योंकि तुम्हारा रिवाइज़ ही नहीं हुआ है। तो जब तक तुम रिवाइज़ नहीं करोगे तब तो तुमसे थोड़े बहुत क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। ठीक है। तो मैं ये बताता हूँ, क्या मेरा मतलब एडवाइस ये रहेगी कि अगर तुम्हें रिवीजन करना ही है तो उसी टीचर का कोई रिवीजन लेक्चर, या फिर जो यूट्यूब पे कितने सारे रिवीजन लेक्चर वन शॉट छोटे छोटे जो एक एक घंटे की वीडियोस पड़ी रहती हैं जिसमें पूरा क्रिस्प क्रिस्प कंटेंट दे देते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, तुम उसको देखो, उस वीडियोस के थ्रू शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्योंकि जेई मेंस तो एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मल ओरिएंटेड ही
वो होता है। तो अब 12th के पास काफ़ी टाइम रहता है, क्या वो अपना उसके थ्रू कर सकते हैं और क्रिस्प कंटेंट मिलता है। 1 घंटे की वीडियो को तुम एक बार देखोगे, उसके नोट्स बनाओगे और उन्हीं नोट्स को तुम अगर 3 बार भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारा आधे से ज़्यादा चैप्टर के फॉर्मूला तुम्हें यूं ही याद हो जाएंगे। तो ये कह रहा हूँ कि रिवीजन करना ज़रूरी है। तो अगर रिवीजन नहीं किया तो तुम्हारा पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो जाएगा। ये गलती मैंने अपने बोर्ड्स में भी करी थी और यही गलती मैंने 11th में भी करी थी और यही गलती मैं अब ड्रॉप ईयर में भी मैंने एट ए टाइम पर करी थी, जिसकी वजह से मेरा जनरल अटैम्प्ट बिल्कुल बेकार गया। वीडियो पड़ी हुई है, जिसको नहीं पता मेरे कितने मार्क्स आए हैं वीडियो देख लेना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो गलतियाँ होती है ना, मैं वो गलतियाँ बता रहा हूँ। अगर ये गलतियाँ तुम्हें लग रहा है कि तुम ये रिपीट कर रहे हो, जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी है, तुम इन गलतियों को जैसे ही नोटिस कर लो, एग्जीक्यूट करना और एग्जीक्यूट करने के बाद 1 हफ्ते बाद देखना जो मैंने एडवाइस दी है वो प्रैक्टिकल एडवाइस है। ठीक है, तो यही था। और थर्ड गलती जो थी, ये रामबाण इलाज, वो भी क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ नहीं होता, बहुत सारे बच्चे क्या, मैं भी उन्हीं बच्चों में आता हूँ जिसने कुछ नहीं किया था। मैं भी अपनी प्रिपरेशन और मैंने 12th की बोर्ड की पढ़ाई इसीलिए बेकार कर ली थी क्योंकि मैं ज़्यादा करता था थ्योरी पे वर्क। मैं सोचता था कि जितनी ज़्यादा बार थ्योरी पढ़ूंगा उतना ही अच्छा रहेगा, बट एट द एंड तो मैं करने तो क्वेश्चन ही सॉल्व है। तुमसे नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व तो तुम वीडियो देख के करो। मेरे से सच में नहीं होते थे। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने 11th-12th का सिलेबस प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ। मैंने 11th में भी अच्छे से मैंने 11th का सिलेबस पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, 12th का सिलेबस 12th में पढ़ा और ड्रॉप ईयर में मैंने पढ़ लिया। तो मैं 3 बार सिलेबस पढ़ चुका हूँ 11th-12th का मिलाकर। तब भी मेरे मार्क्स इसलिए कम रह गए क्योंकि मैं नहीं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करता था, क्योंकि मैं थ्योरी रिवाइज़ करने में लगा रहता था। हर वक्त थ्योरी को पढ़ते जाओ। थ्योरी से तुम ये पता लग जाएगा कि ये फार्मूला होता है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, बट उसका एप्लीकेशन तो तुम क्वेश्चन ही करने से सीखोगे ना। तो जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तब तो तुम्हारा और छोर ही नहीं है, तुम कंपटीशन से बाहर ही हो। तुम पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर ही है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन करना है जितना भी हो सके। ठीक है, अब अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, मान लो जैसे तुम्हारा लेक्चर अभी 12th वाले का जैसे शुरुआत का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर मतलब कहने को तो 12th में शुरुआत के 3-4 चैप्टर जो हैं बहुत बड़े हैं, तो उसमें काफ़ी सारे फार्मूले हैं। अगर तुमसे नहीं जैसे तुम साथ के साथ भी अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, उसके अंदर जो भी DPPs मिलेंगे, उसमें DPPs भी बहुत सारे शुरुआत में बच्चों से नहीं सॉल्व होती है। क्यों नहीं सॉल्व होती हैं? क्योंकि उस टाइप की उनकी क्वेश्चन एप्लीकेशन एबिलिटी बनी ही नहीं होती है, जो कि केवल क्वेश्चन करने से आती है। अब जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते, तुम DPP सॉल्व करना बंद कर दोगे, और DPP सॉल्व बंद करना कर दोगे तो तुम्हारे फिर बाद में उस चैप्टर को तो सोचोगे क्या ये चैप्टर तो बेकार हो गया, अगले चैप्टर से वापस कम बैक करोगे, और ये साइकिल पूरी थ्रू आउट द ईयर चलती रहेगी आपकी। तो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, तुम वीडियो देखे करो। कब तक नहीं होंगे? एक बार, 2 दिन नहीं होंगे, 3 दिन नहीं होंगे, हफ्ता नहीं होगा। चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसकी वापस शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसकी फार्मूला शीट बनाओ, और उसके बाद उसी फार्मूला शीट्स को बार बार रिवाइज़ करके फार्मूले को रिवाइज़ कर लो। और जब तक तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तक तुम क्वेश्चन वीडियो देख के ही सॉल्व करो। यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं सॉल्विंग सेशंस के, उन सेशंस को देखो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्या अगर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो, बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता तो क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वीडियो देख के करो चाहे खुद करो, नो मैटर। क्या तुमसे कोई ये पूछने नहीं आएगा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देखकर ये नहीं पूछेगा तुमने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए, वीडियो देख के किए, अपने आप किए, या फिर कैसे भी गए, कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारे एट द एंड मार्क्स ही देखे जाएंगे। तो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और उसके बाद इसी चीज़ से, मतलब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसी चीज़ से ये मॉक टेस्ट, ब्रह्मास्त्र, ये मेन चीज़ है।
ये सबसे मेन फैक्टर है तुम्हारी प्रिपरेशन को हैम्पर करने वाला। मैं बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है और ये मस्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं, मस्ट होना चाहिए हर एक एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था, क्या कहते हैं, क्या मैं मॉक टेस्ट शुरुआत में इनिशियली जब मैंने बैच ज्वाइन किया था, एक्चुअली मैं PW से पढ़ा हूँ, तो मैंने जब बैच ज्वाइन किया था तब मैंने थोड़ा लेट बैच ज्वाइन किया था, तो मैं सिलेबस कवर अप करने के चक्कर में मैं क्या करता था कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था, क्लासें लगाने की कोशिश करता था। मैं भी यही जो मैंने बताया ना क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किया था, इसीलिए मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 40 परसेंटाइल पे ही मैं अटक के रह गया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, केवल थ्योरी पे ध्यान दे रहा, क्लासें लेना बस कुछ ना ही, और क्लासें लेते रहना और ना ही उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं। इवन अगर आप उनको भी रिविज़िट करते हो, उनको वापस सॉल्व करते हो, ठीक है, तब भी बहुत हेल्पफुल मिलेगी, बट मैं वो भी नहीं करता था। इसकी वजह से मेरा जो जैन अटैम्प्ट है वो बिल्कुल बेकार हो गया। और इन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते थे, जिससे मार्क्स नहीं आते थे, मॉक छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप मॉक नहीं दोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो मॉक में भी क्वेश्चन बनने लगेंगे, और मॉक में क्वेश्चन बनने लगेंगे तो तुम्हारे थोड़े बहुत मार्क्स भी आएंगे। तो और अगर मॉक्स दे रहे हो तो एनालाइज़ करने का कोई मतलब, जो कहते हैं ना एनालाइज़ करना, एनालाइज़ करने का सेम मतलब ये होता है, जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं तुम उनको देखो शुरुआत में, क्या वो क्यों गलत हो रहे हैं, उनको तरीका कैसा होता है, अच्छा लगे तो अपने नोट्स में ऐड कर लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है ना, जो आपकी जो प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा, वो यही है ब्रह्मास्त्र, जो कि क्या हमारा मॉक टेस्ट। सेकंड थिंग है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोले तो मैंने सुना है क्या, जो जो 12th के बच्चे होते हैं उन पे एक तरीके से एक्सक्यूज़ होता है, अगर वो जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये कह देते हैं क्या, तो उन पे टाइम नहीं होता स्टडीज़ के लिए, सेल्फ स्टडीज़ के लिए। तुम्हें नहीं कहा जाएगा कि तुम 10 घंटे पढ़ो, तुमसे नहीं कहा जाएगा क्या तुम 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करो। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? एक तो तुम्हारी हेल्थ भी बेकार होगी, ऊपर से तुम्हारे स्कूल भी होते हैं, तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और कहने को तो देखा जाए तो बहुत सारे जितने रैंकर्स होते हैं वो भी 12th से ही निकलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी का मतलब है कम पढ़ो पर डेली पढ़ो। मतलब ये कि अगर मान लो तुम दिन में 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हो तो वो इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपको 6 घंटे के करीब तो आपको स्कूल में लग जाएगा, और 3 से 4 घंटे की तो आपकी क्लास ही हो जाती होंगी। तो 6 और 3 तो 9 घंटे तो ऐसे हो गए, और 2 घंटा तुम एक्स्ट्रा अपना जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस होते हैं जो भी है वो करोगे, रिवीजन और जो भी करना होता है। और ये इनफ है क्या आपके लिए, ये इनफ है क्या आपकी प्रिपरेशन बहुत बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, और कंसिस्टेंसी बना के रखोगे तो ही आप आगे सफल होगे, क्योंकि आखिर में जाकर ये स्ट्रेटजीज़ देखने से और उनसे कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कंसिस्टेंसी से पढ़ो, बट कम पढ़ो, डेली पढ़ो, ये मैं कह रहा हूँ। और ये एक्सक्यूज़ मत बना के रखो। और ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि जो एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि मेरा बोर्ड है, मैं बोर्ड पढ़ूँ या फिर जेईई का पढ़ूँ। तुम बोर्ड में अगर तुम जेईई का एडवांस का भी मत पढ़ो, तुम केवल मेंस का भी पढ़ोगे ना, तभी तुम्हारा बोर्ड्स के बराबर का सिलेबस उसमें है, उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट एडवांस के लिए ही पढ़ना है या एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले मेंस निकालोगे तभी तो एडवांस का दोगे। तो वही है, क्या अगर मेंस से पहले बोर्ड्स भी आता है तो दोनों को मैनेज करना आसान है, बट ये है थोड़ा प्रैक्टिकली अलग है बोर्ड्स की। वो क्योंकि थ्योरी आती है तो उसे बस दिखाना होता है आंसर को अच्छी तरीके से, तो प्रेजेंटेशन का ही गेम है पूरा बोर्ड्स में। तो जिसको प्रेजेंटेशन अच्छी आती है उसके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, इतना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस यही है, क्या कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जितने भी 12th के हैं, जितने भी छोटे भाई बहन हैं, वो अपने 12th में कंसिस्टेंसी बना के रखें। सेकंड थिंग है, लास्ट थिंग है, यह ड्रॉप लेना
ड्रॉप लेने का ऑप्शन ना के बराबर रखो। मतलब जितना आपके पोटेंशियल है 12th के साथ ही जेई क्लियर करने के सोचो। भले ही आईआईटी ना हो, बट एक अच्छा स्कोर लाकर मेंस के अंदर आप एनआईटी में भी जा सकते हो। ठीक है, ड्रॉप लेना इस इंडिविजुअल चॉइस है, क्या उसे ड्रॉप लेना है, उसे आईआईटी जाना है या जो भी है, वो एक पर्सनल चॉइस है, मतलब उसकी इंडिविजुअल की चॉइस है। बट मैं ये प्रेफर करूँगा, अगर बाई चांस आपके 12th के साथ डिसेंट मार्क्स आ गए तो आप में आ जाएगा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आप ड्रॉप ईयर में भी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो जितना आपके पास दम हो, जितने भी आपके पास करेज हो, जितना भी आपके पास दम हो, पूरा झोंक दो, पूरा झोंक दो। ड्रॉप लेने का ऑप्शन नो ही रखना, मतलब मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि अगर आपके ड्रॉप ईयर में अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो बहुत रिग्रेट होगा। तो वो रिग्रेट अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को ही अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ड्रॉप लेने का ऑप्शन ना के बराबर रखो। और अगर ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं और ये पॉइंट्स के जो मैंने बात लिखे हैं, अगर ये चीज़ें आपको फेस होती है अपने पूरे एंटायर उसमें एंटायर जर्नी में, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस होती है, प्लान एग्जीक्यूट कर दो। मैं फिर ज़रा एक छोटा सा समरी दे देता हूँ। क्या पहला ये है कि अपने टीचर्स को एडवाइसली रिगरसली फॉलो करो, चाहे तुम कहीं से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो या किसी से भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर्स को रिगरसली फॉलो करो। और सेकंड थिंग, रिवीजन ज़रूर करनी है, क्योंकि रिवीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक रिवीजन नहीं होगी तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी, और जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मॉक में मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये तीनों चीज़ें लिंक बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो ये तीनों चीज़ें करनी है। और सेकंड लास्ट थिंग कंसिस्टेंसी। और ड्रॉप लेने का तो एक इंडिविजुअल अपना चॉइस होती है, क्या वो ड्रॉप लेना चाहता है कि नहीं चाहता। बट मैं प्रेफर करूँगा 12th के साथ निकाल सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक साल बचेगा ही इससे। और जो इस साल ड्रॉप लेने की सोच ही ली है जिन्होंने, उनके लिए, ड्रॉपर्स के लिए, जो 2026 के ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, क्या जो अभी जिन्होंने भी ड्रॉप नहीं लिया है, अदर एग्ज़ाम्स करने की सोचे हैं, जिनका अप्रैल अटैम्प्ट भी अच्छा नहीं गया है, तो अगर उन्हें लगता है, उन्हें खुद पर विश्वास है, क्या कहते हैं, क्या वो अपना ड्रॉप ईयर में बेस्ट दे सकते हैं, तो ही ड्रॉप लेने का सोचना, वरना पूरा ड्रॉप ईयर आपका रिग्रेट में चला जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ड्रॉप ईयर बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत चीज़ों से, मतलब अकेले होते हो आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका सच में आईआईटी या मतलब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या जेई फोड़ना है तो ही ड्रॉप लेना, अगर आप बेटर कर सकते हो, आपको खुद पे विश्वास है तो। ठीक है। और मैं एक चीज़, और ये सेकंड थिंग, जो ड्रॉपर्स के लिए, जो 2026 के ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए सेकंड जो पॉइंट है, क्या सिलेबस पूरा करने के पीछे मत भागो। मतलब ये, क्या मैंने देखा है कि ड्रॉप ईयर में जो सिलेबस होता है बहुत पेस पे चलता है। 11वीं 12वीं तुम्हें मान लो अगर अप्रैल का रिज़ल्ट निकलेगा तो अप्रैल के लास्ट में जाके रिज़ल्ट निकलेगा, और आपके पास अगर आपने मई में अगर आपने स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, मई से लेकर अराउंड 6-7 महीने आपके पास होते हैं, 6-7-8 महीने, दिसंबर तक मान के लो चलोगे तो 6-7 महीने आपके पास, जनवरी या मतलब अराउंड आपके पास ऐसे ही लमसम 5-6 महीने के करीब होते हैं। आपको उन 5-6 महीनों में आपको 11-12 का सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको डीपीपी देनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और आपको रिवीजन करनी है, ये सब चीज़ें करनी होंगी। तो ड्रॉप ईयर कोई हलवा बात नहीं होती है। मैं खुद बता रहा हूँ, एक टाइम पर जब मैं ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था, मैं मेरे शरीर ने साथ छोड़ दिया था।
मतलब कि मेरा शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। अंदर से इंटेंशन थी कि मैं और करूं, बट मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ड्रॉप ईयर में करनी है तो ड्रॉप ईयर को एक अच्छी तरीके से, इस तरीके से अगर आप ड्रॉप ईयर को करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर मैं ड्रॉपर की बात भी करूं जो ड्रॉप लेने वाले हैं 2026 में, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि जो अगर आप बैच को रेगुलसली फॉलो करोगे लास्ट से लेकर लास्ट तक, जेई आपका क्लियर हो जाएगा। बट हर कोई फॉलो वो बैच नहीं कर पाता। तो अल्टरनेट जो मैंने जितने भी की पॉइंट बताए, क्योंकि ड्रॉपर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं 12th के साथ, तो उनका ड्रॉपर भी एक तरीके से 11-12 वापस पढ़ने के बराबर हो जाता है। तो उनको भी कुछ नहीं करना होता। मेन क्वेश्चन क्या होता है, मेन चीज़ ये होती है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मार्क्स बढ़ेंगे। और रिवीजन ज़रूर करनी है, रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन करनी है, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ने से के बाद उसके रिवीजन और उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि आखिरी टाइम पे केवल यही काम आता है। मैंने ऐसे कॉपियाँ भर रखी हैं, ये रखी हैं यहाँ पर, कॉपियों के पहाड़ बना रखे हैं मैंने। बट लॉन्ग नोट्स से पढ़ने का वर्थ इट नहीं रहता है, क्योंकि उसमें बहुत, एक सोच के देखो ना, आप एक चैप्टर पूरी आधी कॉपी में भर रहे हो, फिर उसी लॉन्ग नोट्स में से 10 चीज़ें बताई होती हैं, एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके बताए होते हैं। उन 10 तरीक़ों को तुम लेकर बैठोगे, एक चैप्टर को तुम्हें हफ्ता वापस लग जाएगा रिवाइज़ करने में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिवीजन करनी है तो एक स्मार्ट तरीके से करना है, और शॉर्ट नोट्स तो बनाए नहीं बनाने हैं। और उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट थिंग है ये, इसमें भी कोई मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट में जो गलत होगा वो सही करोगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, मॉक टेस्ट छोड़ोगे ड्रॉप ईयर बर्बाद जाएगा। और सेकेंड, और ये नेक्स्ट थिंग है कि कोचिंग के टीचर्स को वही ब्लाइंडली फॉलो करना है एकदम अंधे तरीके से। ड्रॉप ईयर में तो बिल्कुल, 12th चीज़ का तो मैं चलो उन पे तो होता है, बट ड्रॉपर के अंदर आपको बस एक टीचर्स ही होते हैं जो आपसे कनेक्टेड रहते हैं, और ज़्यादा कोई होता भी नहीं है। तो टीचर जो बताए उसे अंधे तरीके से फॉलो करो, मैं बस ये कहना चाहूँगा। और सेकंड लास्ट थिंग क्या, जो ड्रॉपर है उनका पहला टारगेट होना चाहिए जैन अटैम्प्ट में जितने अच्छे तरीके से तुम जैन अटैम्प्ट को फोड़ दोगे, जितना अच्छे मार्क्स तुम ले आओगे, अप्रैल में आपको उतनी ही रिलैक्सेशन मिलेगी। ये मैं लिख के कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जैन अटैम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करोगे तो आपके पास जैन के बाद अप्रैल के बाद आपके पास जो एडवांस तक का समय है उसमें आप एडवांस तक के थिंकिंग वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर फेज़ में आप एडवांस के क्वेश्चन नहीं लगाओगे, उसमें भी लगेंगे क्वेश्चन, बट ये है कि आपका मेन फोकस जैन अटैम्प्ट होना चाहिए। जैन अटैम्प्ट फोड़ दोगे, कम मार्क्स पर अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, तो मेन मोटिव होना चाहिए आपका जैन अटैम्प्ट होना चाहिए। जैन अटैम्प्ट अच्छे से कर दो तो आपका ड्रॉप ईयर वेस्ट नहीं होगा, वरना आप अप्रैल के लिए भी फिर वापस मेंस वाली तैयारी करोगे। एडवांस के लिए आपके पास 1-1.5 महीना बचेगा, उसमें पॉसिबल तो है बट बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैन अटैम्प्ट को आप मेनली फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखो कि मेरे को जैन अटैम्प्ट जैसे तैसे एनी हाउ करके मेरे को जैन अटैम्प्ट में 99 या जो भी NIT सिक्योर करनी है, 99 परसेंटाइल लानी है, और जो भी है अच्छे से अच्छी ज़्यादा मेहनत करनी है। सेकंड थिंग, कम मार्क्स आने पर मॉक नहीं देना बंद मत करना। और हाँ, ड्रॉप ईयर में ये और दिक्कत होती है कि अगर बच्चों के क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते तो वो मॉक्स देना बंद कर देते हैं, क्योंकि मॉक्स में मार्क्स नहीं आते हैं। ये चीज़ मैंने भी करी थी, मैंने मॉक्स नहीं दिए थे जैन अटेम्प्ट से पहले बिल्कुल भी। मैंने आई थिंक 5-6 ही मॉक्स दिए थे, तो मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते थे, क्योंकि डिमोटिवेटिंग होता था। तो वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मेनली मॉक्स दो
मॉक्स बिना मॉक्स दिए तो भाई देखो मार्क्स आने वाले नहीं है, मैं क्या लिख के दे रहा हूँ। तो बस यही था कि यही पॉइंट्स थे। अगर किसी को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये इमोशनली वीडियो बनाना मेरे को सही लगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब ठीक है वो जो भी हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं भी चाहता था मैं भी इमोशनली बना देता, अब कह देता कि ड्रॉप मत लेना, ये वो सब चीज़ें फलाना ढिकाना। बट एक्चुअली में देखा जाए तो प्रैक्टिकलिटी तो यही है, क्या ये चीज़ नहीं करोगे तुम्हारा चाहे ड्रॉप ईयर हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सब के सब बर्बाद ही होंगे अगर तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो बस यही था क्या, इन चीज़ों को अवॉइड करना। और 11th वालों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, 11th जो पढ़ रहे हैं सेव कर लो। अगर आप सारा नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 60% सिलेबस करके रखना, ताकि आपको 12th में एडवांटेज मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की 11th भी बर्बाद होती है। तो जितने भी छोटे छोटे 11th के जितने भी बच्चे हैं वो अपनी 11th को थोड़ा सिक्योर करके रखें। तो बस यही था। अगर अच्छी लगे हो वीडियो तो लाइक कर देना, और कमेंट कर देना क्या और कैसी मतलब किस तरीके से पढ़ना है। मैं ड्रॉपर वालों के लिए भी एक अच्छी तरीके से बता दूंगा। बाकी तो यही है, और बस यही था। वीडियो लंबी हो गई है, चलो बाय बाय।